आपको कितने क्वेश्चन आते हैं इसमें से, ये भी आपको बताना है कमेंट करके। और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए और अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, गुहिल शासकों के बारे में जानकारी का मुख्य सोर्स क्या है? जोधपुर अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति, चिरवे का अभिलेख। ये दरअसल प्रिंट क्षय हो गया, ये रैव वे है, चिरवे का अभिलेख और ओशिया अभिलेख। तो इसका जो राइट आंसर है, ये तीनों तो बिल्कुल रॉन्ग है। प्रयाग प्रशस्ति, ओशिया, ये जोधपुर में मिला है, चिरवे का अभिलेख तीसरा इसका राइट आंसर होगा। 1273 ईस्वी का है और उदयपुर के अंदर गांव है चिरवा, वहां से यह अभिलेख प्राप्त हुआ है। तो इस अभिलेख के अंदर हमें गुहिल शासकों के बारे में, जो मेवाड़ राजवंश है उसे गुहिल वंश कहा जाता है। गुहादित्य या उसका दूसरा नाम मिलता है गुहिल, तो उसके द्वारा गुहिल वंश की नींव डाली गई थी 566 ईस्वी में। और इनकी शुरू की राजधानी क्या थी? प्रारंभिक राजधानी नागदा, जो कि उदयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा कुंभा की विजयों और विरोधों की जानकारी देने वाला शिलालेख है। विरोधों से मतलब होता है उपाधि। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राज प्रशस्ति, आबू के मंदिर की प्रशस्ति, राय सिंह प्रशस्ति और रणकपुर प्रशस्ति। अब देखिए, इसमें जो राज प्रशस्ति है, जो महाराणा राज सिंह के द्वारा लिखवाई गई थी, उसमें भी जो राणा कुंभा है इनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। लेकिन सबसे ज़्यादा इनकी विजयों और विरोधों के बारे में जो हमें जानकारी, उपाधियों के बारे में, वो मिलती है रणकपुर प्रशस्ति में। अब ये रणकपुर प्रशस्ति कब लिखवाई गई थी? तो राणा कुंभा के समय ही 1439 के अंदर एक जैन व्यापारी था, वर्णकशाह है। कहीं कहीं इसकी वह के जगह धै नाम भी मिलता है इसका, धर्णकशाह या वर्णकशाह जो है, इसके द्वारा रणकपुर प्रशस्ति की रचना करवाई गई थी, मंदिर बनवाए गए थे और इसका शिल्पी था देपाक। ये बहुत पूछा जाता है। तो इसमें राणा कुंभा की विजयों और इनकी उपाधियों का वर्णन है। नेक्स्ट है, कुंभा को धार्मिक और पवित्रता का अवतार कहा गया है। एकलिंग महात्म्य में, कीर्ति स्तंभ में, राज प्रशस्ति में और कुंभलगढ़ प्रशस्ति में। तो अब क्या होगा इसका राइट आंसर? जिसकी रचना किसके द्वारा, किसमें क्या कहा गया इनको? कुंभलगढ़ प्रशस्ति इसका राइट आंसर होगा। इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? जो कवि अत्रि के पुत्र थे महेश, उनके द्वारा कुंभलगढ़ प्रशस्ति की रचना की गई थी। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? राणा कुंभा ने करवाया था। इनकी रानी थी कुंभल देवी। नाम से लगता होगा जैसे कुंभा के नाम से होगा, लेकिन नहीं, कुंभा ने अपनी रानी कुंभल देवी के नाम से कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था, जिसका शिल्पी या वास्तुकार कौन था? मंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुहिल के पिता का नाम क्या था? तो गुहिल के पिता का नाम क्या था? जो मेवाड़ राजवंश का संस्थापक माना जाता है गुहिल वंश का, विक्रमादित्य, शिलादित्य, बालदित्य और जेतर सिंह। तो इसका राइट आंसर है शिलादित्य। और गुहिल की माता का क्या नाम था? अगर माता का पूछे तो माता का नाम था पुष्पावती और पिता का नाम था शिलादित्य। अभी जो गुहिल का ही दूसरा नाम था गुहादित्य। तो गुहादित्य नाम कैसे पड़ा? जब ये गुजरात साइड में शत्रुओं का इन पर आक्रमण होता है, तो उस समय गुहिल अपनी माता पुष्पावती के गर्भ में था। पुष्पावती ने एक गुफा के अंदर छिपकर अपनी जान बचाई और उसी गुफा में किसका जन्म हुआ था? गुहिल का। तो गुहा, इसीलिए इसका नाम पड़ा गुहादित्य, गुफा में जन्म लेने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा कुंभा ने किस युद्ध की जीत के पश्चात कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था? तराइन का प्रथम युद्ध, नागौर का युद्ध, पील सूद का युद्ध और सारंगपुर का युद्ध। तो राइट आंसर इसका होगा, आप सोचिए क्या होगा? सारंगपुर का युद्ध। 1437 में राणा सांगा का युद्ध होता है, जो मालवा का सुल्तान था महमूद खिलजी, उसके साथ। और उस युद्ध को सारंगपुर का युद्ध कहा जाता है। उसमें विजित हुए थे राणा कुंभा और इस विजय की स्मृति में ही उन्होंने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। 1440 में बनना प्रारंभ होता है और 1448 तक बन के ये पूर्ण होता है। इसके वास्तुकार कौन थे कीर्ति स्तंभ के, जिन्होंने बनाया इसको? जेता,
और इनके पुत्र थे 3, नापा, पुंजा और पोमा। ये इनके पुत्रों के नाम है जिन्होंने इसको बनाया। और इस कीर्ति स्तंभ पर ही एक प्रशस्ति की रचना की गई है। प्रशस्ति प्रशस्ति वर्ड जहां भी आए इसका मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना या तारीफ करना। तो इस पर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना की गई है और उसके रचयिता थे कवि अत्रि और उनके पुत्र महेश। ये पील सूद का युद्ध, ये जो युद्ध है सवाई जयसिंह है उनका जो मराठों के साथ युद्ध हुए उन्हीं में से एक युद्ध था पील सूद का युद्ध जो है, तराइन के युद्ध और नागौर का युद्ध। नेक्स्ट हम देखते हैं, सुमेलित कीजिए रणकपुर प्रशस्ति, कुंभलगढ़ प्रशस्ति, राज सिंह प्रशस्ति और जगन्नाथ राय प्रशस्ति। अब देखिए जो रणकपुर प्रशस्ति है आपको ऊपर बताया था 1439 में जैन व्यापारी था वर्णक्षय और जिसका शिल्पी था देपाक। तो ए का तो हो गया सेकंड, 1439 1439। उसमें मेवाड़ के शासक कौन थे? राणा कुंभा। उसके बाद है कुंभलगढ़ की प्रशस्ति, राज सिंह की प्रशस्ति और जगन्नाथ राय की प्रशस्ति। अब देखिए जो शासक जिस समय होगा उसी के समय वो बनेगी। कुंभलगढ़ प्रशस्ति की रचना कब होगी? जिस समय राणा जो कुंभा का शासन होगा, बी का हो जाएगा फोर्थ। और ये तो नाम में ये सेकंड इसमें प्रिंट गलत है, ये देख लीजिएगा। राज सिंह प्रशस्ति, राज सिंह का कालक्रम कब से कब तक है? 1652 से 1680। अगर आपको राजाओं का काल भी ध्यान है तो भी आप सही कर देंगे। तो इस कालक्रम में राज सिंह प्रशस्ति होगी ये 1676 और जगन्नाथ राय प्रशस्ति की रचना ये हो जाएगा 1652। यानी जो राज सिंह जी हैं वो जगन्नाथ जो जगत सिंह जी थे इनके पुत्र थे। तो 1652 में ही जगत सिंह जी की मृत्यु होती है, उस मृत्यु से पहले का है ये प्रशस्ति और इनकी मृत्यु के बाद में राज सिंह जी शासक बनते हैं। तो इसलिए आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिएगा जो राज सिंह प्रशस्ति है इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? रणछोड़ भट्ट तेलंग। राज से राज सिंह और रै से ही ध्यान रखिएगा, रणछोड़ भट्ट। और जगन्नाथ राय इसकी जो रचना करवाई थी महाराणा जगत सिंह जी ने और इसकी रचना करने वाला कौन था? वो था कृष्ण भट्ट तेलंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध के समय कौन सा इतिहासकार मौजूद था जिसने राजपूतों के खून से अपनी दाढ़ी रंगी? अलबरूनी, बदायूनी, अमीर खुसरो और मिन्हास उस सिराज। तो कई इसमें फेमस नाम हैं वो आपको पता होंगे। जैसे अमीर खुसरो है तो ये अलाउद्दीन खिलजी के समय था जिसने प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा था खजाइन उल फुतुह। ये सेकंड ग्रेड में लास्ट ईयर आए भी है कि आमिर खुसरो के द्वारा लिखित ग्रंथ था खजाइन उल फुतुह, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी ने राजपुताना पर जितने भी अभियान किए, चाहे 1301 का रणथंभौर, 1303 का चित्तौड़, 1308 का सिवाना, 1311 का जालोर, तो सभी का वर्णन किया है। यह था बदायूनी, अल बदायूनी भी कहते हैं इसको, जिसके ग्रंथ का नाम था मुंतकब उत त्वारिक। तो ये वहां मौजूद था उस युद्ध में, हल्दी घाटी के युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ के गोहिलों की रावल शाखा का अंत किस शासक पर हो गया? गोहिलों की रावल शाखा का सांगा, कुंभा, हमीरदेव और रतन सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा रतन सिंह। अब जो मेवाड़ के महाराणा रतन सिंह जी हैं वही हैं जो 1303 में शासक होते हैं, उस समय जब अलाउद्दीन का आक्रमण होता है, और इनकी रानी थी पद्मिनी। तो देखिए ये गोहिलों की मानी जाती थी रावल शाखा। रतन सिंह के समय तक ये रावल की उपाधि धारण करते थे, रावल रतन सिंह। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण और अलाउद्दीन के द्वारा अपने बेटे खिजर खान के नाम पर चित्तौड़ का नाम रख दिया जाता है खिजराबाद। उसके बाद में 1326 में सिसोदा गांव का रहने वाला जो हमीर है वो पुनः विजित करता है इसे चित्तौड़ को, और तब 1326 से हम इसी गोहिलों को कहते हैं सिसोदिया। सेम वही है, बस नाम का फर्क है, और ये राणा की उपाधि धारण करने लगे और ये सिसोदिया कहलाए। तो रावल शाखा का जो अंतिम माना जाता है वो रतन सिंह।
और ये बाकी कौन सी शाखा के हो गए? सांगा, कुंभा और हमीर, ये हो गए सिसोदिया शाखा के। 1326 से मेवाड़ में सिसोदिया शाखा शुरू। हल्दी घाटी युद्ध के बाद प्रताप ने वनवासी जीवन पद्धति अपनाते हुए किस स्थान को केंद्र बनाया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। गोगुंदा, भैंसरोडगढ़, कोल्यारी और साहड़ा। इसका राइट आंसर होगा कोल्यारी। ये वही कोल्यारी गांव है जब महाराणा प्रताप घायल हो जाते हैं हल्दी घाटी के मैदान में, और घायल होने के बाद में उन्होंने अपने घावों का इलाज करवाया था कहाँ पर? इसी कोल्यारी गांव में। तो एक बार के लिए वो अपना केंद्र बनाते हैं कोल्यारी गांव को हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात, और उसके कुछ समय पश्चात में ही ये अपनी नई राजधानी बनाते हैं चावंड, जो कि उदयपुर में स्थित है। ये गांव भी उदयपुर में स्थित है, और चावंड को महाराणा प्रताप की संकटकालीन राजधानी कहा जाता है। पिछले साल सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन आया था ये जीके के पेपर में। जो जीके के 2 पेपर हुए थे उनमें से एक पेपर में था कि चावंड मेवाड़ की राजधानी कब तक रहती है। तो राइट आंसर है उसका 1615। डेट थी 5 फरवरी, वैलेंटाइन डे वाला महीना है ये। 5 फरवरी थी और 1615 था उसमें। और उस समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे? अमर सिंह, क्योंकि महाराणा प्रताप की मृत्यु 1597 में 19 जनवरी को हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप का सहयोगी नहीं था। भील सरदार पुंजा भी था, हकीम खां सूरी भी था, झाला मान भी था। यह हाजी का पठान नाम का कोई व्यक्ति यहां नहीं है। आहड़ को अपनी राजधानी किसने बनाया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। बप्पा रावल, अल्लठ, सांगा और कुंभा। इसका राइट आंसर होगा अल्लठ। इस अल्लठ का ही दूसरा नाम था अलहट। ये एक ही व्यक्ति अल्लठ या अलठ 952 ईस्वी के आसपास ये बनता है मेवाड़ का शासक। इसने आहड़ को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। पहली राजधानी इनकी कौन सी थी? प्रारंभिक राजधानी नागदा। इसके साथ ही सलट की 2 चीजें आपको और ध्यान में रखनी है। एक तो आहड़ को अपनी दूसरी राजधानी बनाया, दूसरा एक हुण राजकुमारी थी हरिया देवी, उसे विवाह किया था, और तीसरा मेवाड़ में सबसे पहले नौकरशाही जो ब्यूरोक्रेसी है, आज का जो नौकरशाही सिस्टम है, वो स्थापित करने वाला व्यक्ति कौन था? अल्लठ। ये 3 ही बातें हैं इस अल्लठ की, इसके अलावा और कोई चीज आपको याद नहीं रखनी है इसके बारे में। नेपाल में गुहिल वंश की नींव किसने रखी? रतन सिंह, जेत्र सिंह, कुंभकर्ण और राज सिंह। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा कुंभकर्ण। ये रतन सिंह का भाई है, और रतन सिंह कौन है? वही है 1303 में खिलजी का आक्रमण, जो रानी पद्मिनी थी उनके पति रावल रतन सिंह, इनका भाई था कुंभकर्ण, और इनके पिता का नाम था समर सिंह। तो समर सिंह के वैसे तो कई बेटे थे, लेकिन मुख्य बेटों में 2 का नाम आता है, कुंभकर्ण और रतन सिंह। कुंभकर्ण है, इसने कह दिया कि भैया मेरा तो मन नहीं लगता यहाँ, मैं तो जा रहा हूँ नेपाल, और वहां जाकर के राणाशाही वंश की नींव डाली। तो आज जो नेपाल के राजा जो वंशज आप देखते हैं वो इसी कुंभकर्ण की संतान है, यानी मेवाड़ के वंशज हैं वो। रतन सिंह जी यहीं रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ के प्रथम युद्ध 1303 के समय अलाउद्दीन खिलजी के साथ कौन सा इतिहासकार मौजूद था? यह आपको अभी अभी ऊपर चर्चा की थी मैंने एक क्वेश्चन में। इसका राइट आंसर है अमीर खुसरो, जिसने ग्रंथ लिखा था खजाइन उल फुतुए। यह आप ध्यान में रखिएगा। कौन सा सुमेलित नहीं है? महाराणा कुंभा, सांगा, प्रताप और उदय सिंह। राज्यारोहण तो महाराणा कुंभा का कब होता है? 1433 में। कालक्रम कब है? 1433 से 1468। 35 साल शासन किया राणा कुंभा ने। सांगा का है 1509 से 1527। महाराणा प्रताप का है 1572 से 1597, 97। और महाराणा उदय सिंह का 1529 बिल्कुल गलत है। महाराणा उदय सिंह का जब 1536 में इनके बड़े भाई विक्रमादित्य की बनवीर हत्या कर देता है, तब उसके बाद में कुंभलगढ़ के किलेदार आशा देवपुरा के पास इनको भेजा जाता है। तो 1536-37 में इनका वो राज्यारोहण होता है, और उसके बाद 1540 में ये मालदेव जो है मारवाड़ का, वो इनकी सहायता करेगा उदय सिंह की, और वापस ये चित्तौड़ पर आक्रमण करते हैं। चित्तौड़ पर आक्रमण करके बनवीर को परास्त करके, और 1540 में अपना जो गद्दी है चित्तौड़ की, वो वापस इन्होंने प्राप्त की। पन्नाधाय जब उदय सिंह को बनवीर से बचाकर कुंभल मेर पहुंचाया, उस समय वहां का किलेदार कौन था? अभी अभी ऊपर आपको बताया था, आशा देवपुरा। बप्पा रावल ने किसको परास्त करके चित्तौड़गढ़ का किला प्राप्त किया था?
देखिए पहले तो आप ये देखिए कि चित्तौड़ के किले का निर्माण करवाया किसने था। 7वीं शताब्दी के अंदर चित्रांगद मौर्य नाम का व्यक्ति था। इस चित्रांगद मौर्य ने चित्तौड़ के किले का निर्माण करवाया। अब 734 ईस्वी के अंदर बप्पा रावल ने, जिसका नाम था, दूसरा नाम था कालभोज, कालभोज इनका मूल नाम था, बप्पा इनकी उपाधि थी। तो बप्पा रावल ने 734 ईस्वी में चित्तौड़ में मौर्य राजा मान या मानमोरी, ये एक ही व्यक्ति का नाम है, इसे पराजित करके और चित्तौड़ के किले पर अधिकार कर लिया। बप्पा रावल के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। मेवाड़ का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो है बप्पा रावल। मेवाड़ में सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए बप्पा रावल। नागदा में सहस्त्र बाहु मंदिर का निर्माण करवाया, जो भविष्य में सास बहू का मंदिर कहलाया। ना वहां कोई सास है ना कोई बहू है। सहस्त्र बाहु होता है विष्णु का मंदिर, जिसकी हजारों भुजाएं, और वही सहस्त्र बाहु समय के साथ अपने आप बदलते बदलते क्या कहलाया, सास बहू का मंदिर। तो ये सब बप्पा रावल ने किया। मेवाड़ में सबसे पहले नौकरशाही का गठन किसने किया? राणा सांगा, अल्लट, बप्पा रावल और जेतर सिंह। थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन आया था अल्लट के बारे में कि आहड़ को अपनी राजधानी किसने बनाया। अल्लट, उसमें ही आपको 3 चीजें बताई थी। तो उसमें एक चीज कौन सी थी कि इन्होंने मेवाड़ में सबसे पहले नौकरशाही का गठन किया। नौकरशाही से मतलब है वही बाबू वर्ग वाला सिस्टम, महीने की सैलरी देना, ये सब अल्लट ने शुरू किया। सुमेलित नहीं है। खातौली का युद्ध 17 में राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हराया, तो खातौली के युद्ध में बिल्कुल सही है। खानवा का युद्ध बाबर से सांगा हार गया, बिल्कुल सही। सारंगपुर का युद्ध राणा कुंभा ने मांडू के महमूद खिलजी को हराया, बिल्कुल सही। देखिए ये मालवा और मांडू ये एक ही चीज है। मालवा की जो राजधानी है वो मांडू थी, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये मांडू या कहीं मालवा आ गया। गिंगोली का युद्ध राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हराया, ये गलत हो गया। गिंगोली का युद्ध किसके बीच में हुआ था? यह युद्ध होता है 1807 में। किस किस के बीच में? मारवाड़ के मान सिंह और आमेर यानी जयपुर के जगत सिंह सेकंड के बीच में होता है। मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह की पुत्री कृष्णा कुमारी से विवाह को लेकर के 1807 में गिंगोली का युद्ध है। कहां पे गिंगोली? परबतसर नागौर। तो परबतसर में एक गांव है छोटा सा गिंगोली, और अंत में उसमें कृष्णा कुमारी को जहर दे दिया जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन है, राजा हमीर को विषम घाटी पंचानन का विरुद्ध किस लेख में दिया गया? विरुद्ध से मतलब है उपाधि। कुंभलगढ़ प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, राज प्रशस्ति और मानमोरी शिलालेख। चित्तौड़ में प्राप्त हुआ है मानमोरी। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, इसका राइट होगा कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, जो किसके द्वारा लिखवाई गई थी? राणा कुंभा के द्वारा। लिखने वाला कौन था? इसके रचयिता कौन थे? अत्रि और उनके पुत्र महेश। विषम घाटी पंचानन का मतलब क्या होता है? विकट या मुश्किल आक्रमणों में सिंह के समान डटा रहने वाला, ये इसका अर्थ है विषम घाटी पंचानन का। तो ये जो राणा हमीर है ये 1326 में वही है जिन्होंने सिसोदिया वंश की स्थापना की, सिसोदिया की, और वापस पुनः मेवाड़ को, चित्तौड़ को विजित किया अलाउद्दीन के बाद में। तो इसलिए इन्हें मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है, राणा हमीर को। और हमीर की एक विशेषता और बता देते हैं आपको। राणा हमीर ने जो दिल्ली का सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक, इसके आक्रमण को भी इन्होंने विफल किया था। इतने प्रतापी शासक थे ये। मेवाड़ में सबसे पहले जहांगीर के दरबार मुगलों की सेवा में कौन उपस्थित हुआ? अमर सिंह, करण सिंह, संग्राम सिंह और राज सिंह। तो देखिए संग्राम सिंह तो है ही नहीं जहांगीर के समय, राज सिंह जो है ये भी नहीं है उसके समय, क्योंकि जहांगीर का कार्यकाल कब से कब तक होता है? अकबर की मृत्यु होती है 1605 में, 1627 तक रहता है जहांगीर। 27 में जहांगीर की मृत्यु होती है। राज सिंह 1652 में आते हैं। संग्राम सिंह बहुत पहले थे। अमर सिंह और करण सिंह ये दोनों थे जहांगीर के समय। अमर सिंह का पुत्र होता है करण सिंह। तो जब 5 फरवरी 1615 को जहांगीर में यानी मुगलों में और मेवाड़ में संधि होती है, अमर सिंह उस समय थे महाराणा, तो उस संधि की एक शर्त यह भी थी कि जो खुद मेवाड़ महाराणा है वो मुगलों के दरबार में पेश नहीं होगा। एक अच्छी शर्त थी, कोई बुराई शर्त नहीं थी उसमें। तो ये तो पेश नहीं होंगे महाराणा, लेकिन इनका पुत्र जो है करण सिंह है वो जरूर पेश होगा। तो कौन उपस्थित हुआ था? करण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा उदय सिंह किसकी सहायता से मेवाड़ का शासक बना? ये ऊपर जिक्र किया था हमने।
राय सिंह, बहरमल, मालदेव और करण सिंह। इसका राइट आंसर होगा मालदेव। मालदेव ने उदय सिंह की सहायता की थी। और उदय सिंह के फादर कौन थे? राणा सांगा। तो राणा सांगा का 1527 में जब खानवा का युद्ध हुआ था बाबर के साथ, तब मारवाड़ से मालदेव ही सेना लेकर के आया था इनकी सहायता करने के लिए। लेकिन अगर आपसे पूछे कि मारवाड़ का शासक कौन था खानवा के युद्ध के समय, तो वो मालदेव के पिताजी थे राव गांगा। तो गांगा ने अपने बेटे मालदेव के नेतृत्व में सेना भेजी थी। केसरी सिंह बारठ ने चेतावनी रा चुंगटिया लिख कर किस महाराणा को दिल्ली दरबार में जाने से रोका? सज्जन सिंह, फतेह सिंह, भीम सिंह और अमर सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा महाराणा फतेह सिंह को। जब दिल्ली दरबार लगता है लॉर्ड कर्जन के द्वारा, तो सभी जो रियासतों के राजा थे उनको बुलाया गया। फतेह सिंह जी भी जाते हैं, लेकिन ये बात केसरी सिंह बारठ वीर क्रांतिकारी को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, कवि थे ही। इन्होंने चेतावनी रा जो चुंगटिया है ये दोहे लिखे। कुल दोहे थे 13। इस दोहों में महाराणा प्रताप को ये याद दिलाया कि महाराणा आप वंशज किसके हैं वो याद कीजिए। बड़े शानदार दोहे हैं, एक से बढ़कर एक दोहे। कि जब जो जैसे मान लीजिए एक दो के अर्थ बताता हूँ कि जब हाथियों, जब आपके उन्हीं के वंशज है प्रताप, राणा सांगा और कुंभा के, कि जो जब युद्ध करते थे तो उनका हाथियों के पांव से जो धूल का गर्दा उड़ता था वो इतना उड़ता था कि पूरा माहौल ही अलग होता था, कि मैदान में वो गर्दा नहीं समाता था। और आज उन्हीं महाराणाओं का वंशज एक इस अंग्रेजों के दरबार में कैसे समा पाएगा? वो कैसे उनके सामने गर्दन झुका के और नीचे बैठना पड़ेगा? जबकि मेवाड़ के महाराणा कभी किसी के सामने गर्दन झुका के नहीं बैठे। तो इनका स्वाभिमान को याद दिलाता है। तो फिर फतेह सिंह जी दिल्ली तो जाते हैं लेकिन दरबार में नहीं जाते हैं। भले आदमी थे वैसे फतेह सिंह जी। जब बिजोलिया किसान आंदोलन होता है उस समय ये फतेह सिंह जी शासक थे मेवाड़ के, और बाद में इनके बेटे बने महाराणा भूपाल सिंह, जो राजस्थान के एकीकरण के समय भी मेवाड़ के महाराणा होते हैं। निम्नलिखित को सही क्रम में सुमेलित कीजिए। अकबर के दूत के रूप में महाराणा प्रताप से मिलने वाले राजदूत: मान सिंह, भगवंत दास, जलाल खां और राजा टोडरमल। तो आप सोचिए सबसे पहले किसको भेजा उन्होंने? सबसे पहले भेजा जलाल खां कोची को। जलाल खां कोची को भेजा। ये बहुत एकदम तेज तरार आदमी था, बुद्धि बहुत तेज थी इसकी, लेकिन महाराणा प्रताप पे बस चला नहीं, इसका बातों से नहीं रिझा पाया ये। जलाल खां को भेजने के बाद में जब दाल नहीं गली तब भेजा गया मान सिंह को। अब महाराणा प्रताप ने थोड़ा सा मान सम्मान दिया कि मान सिंह को, तो अकबर को लगा कि भाई मान सिंह को सम्मान दे रहा है तो सीधा मान सिंह के जो पिताजी को ही भेजो। तो तीसरे नंबर पे भेजा भगवंत दास को, जो कि मान सिंह के पिताजी। फिर लास्ट में इनसे भी दाल नहीं गली तो लास्ट में भेजा राजा टोडरमल को, लेकिन किसी से भी कोई फायदा नहीं हुआ। महाराणा ने संधि और अधीनता स्वीकार करने से साफ मना कर दिया। आप इसको सूत्र याद रख लीजिएगा, JMBT। जे से सबसे पहले जलाल खां, M से मान सिंह, उसके बाद B से भगवंत दास और टोडरमल, T से टोडरमल। मेवाड़ के किस शासक के समय रावल शाखा तथा राणा शाखा का उदय हुआ? सेम सिंह, रण सिंह, सामंत सिंह और जैत्र सिंह। तो मेवाड़ के किस शासक के समय रावल शाखा तथा राणा शाखा जो है इसका उदय होता है? तो आप सोचिए, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए, मेवाड़ के एक शासक थे रण सिंह या करण सिंह। इन्हीं रण सिंह का ही दूसरा नाम मिलता है करण सिंह। ये एक ही व्यक्ति है। ये 1158 में शासक बनते हैं मेवाड़ के। इनके दो पुत्रों के नाम आते हैं। एक तो था सेम सिंह, जिसने मेवाड़ की रावल शाखा को जन्म दिया। ध्यान से सुनिएगा, एक पुत्र था सेम सिंह जिसने मेवाड़ की रावल शाखा को जन्म दिया। दूसरा था राहप। ये राहप इनका पुत्र था करण सिंह का ही, और राहप ने सिसोदा गांव की स्थापना की। दिवेर के पास में है, राजसमंद में, कुंभलगढ़ दुर्ग के पास में। और इसी सिसोदा शाखा से निकले वीर भविष्य में क्या कहलाए? सिसोदिया। तो किस शासक के समय रावल शाखा और राणा शाखा सिसोदिया का उदय हुआ? तो रण सिंह या करण सिंह के समय ही होता है। तो 20 का राइट आंसर है। 25वां क्वेश्चन है, मेवाड़ की राणा शाखा का आदि संस्थापक कौन था? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? आदि संस्थापक कौन है?
तो सिसोदिया शाखा, ये सिसोदा गांव की स्थापना किसने की थी? अभी अभी आपको ऊपर बताया, राहप ने। तो राहप ही कहलाएगा। इसमें किसका बेटा है? रण सिंह या करण सिंह? ये रण सिंह करण सिंह एक ही व्यक्ति का नाम है। हमीर मद मर्दन नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो ये बता देते हैं, ध्यान रखिए, जय सिंह सूरी है। जैत्र सिंह ने गुलाम वंश के किस शासक को परास्त किया? बलबन, जलालुद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश और बाबर। अब देखिए, इसका राइट आंसर होगा इल्तुतमिश। जैत्र सिंह का जो समय है, ये मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णयुग कहलाता है। बहुत मजबूत शासक माने जाते हैं उस समय के। कालक्रम थोड़ा ध्यान में रखें तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। 1213 से 1253। महत्वपूर्ण घटना क्या है कि 1227 में भूताला का युद्ध होता है। उदयपुर में जगह है भूताला। भूताला का युद्ध होता है किसके बीच में? जैत्र सिंह के बीच में और इल्तुतमिश के बीच में। अब कुछ इतिहासकारों के अनुसार यह है कि जैत्र सिंह ने इनको परास्त किया, कुछ के अनुसार यह है कि इल्तुतमिश के आक्रमण को इन्होंने रोक दिया, यही इनकी सफलता थी। पर ले दे के बात यह है कि ये युद्ध होता है और इल्तुतमिश चूंकि जैत्र सिंह को विजित नहीं कर पाता, इसलिए इस समय तक जो इनकी राजधानी थी नागदा, इस नागदा को आग लगवा के तहस नहस करवा देता है। तब जैत्र सिंह इस युद्ध के बाद में अपनी नई राजधानी बनाता है चित्तौड़। हालांकि चित्तौड़ इनके अधिकार में था, लेकिन अभी तक इन्होंने राजधानी नहीं बदली। 1227 के भूताला के युद्ध के बाद में इनकी राजधानी परिवर्तन होता है चित्तौड़, जो कि अकबर के तीसरे युद्ध के समय, तीसरे साके के समय 1568 में तक इनकी राजधानी कौन सी रहती है? चित्तौड़, मेवाड़ के शासकों की। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 अगस्त 1303 ईस्वी रतन सिंह को हराकर अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर अपना अधिकार कर लिया और इसका नाम अपने पुत्र के नाम पर रखा। खैराबाद, खिजराबाद, शाहबाद और मोमिनाबाद। अभी देखिए, ये 25 अगस्त लिख रखा है, लेकिन ज़्यादातर ये लिखा मिलता है 26 अगस्त। 28 जनवरी 1303 को आक्रमण और 26 अगस्त 1303 को विजित। तो क्या नाम रखा था इसने? अपने बेटे खिजर खान के नाम पर रखा था खिजराबाद। ये याद रह जाएगा आपको। चित्तौड़ में क्या है? पहला वर्ड क्या है? चिता। आपको चिता याद रखना है, ट्रिक है अगर ना याद रहे। और खिजराबाद, खिजराबाद से खाजा, ये खाजा वर्ड याद रख लेना, खाजा, खिजराबाद। चीता क्या करता है? खा जाता है। चीता खा जाता है। तो चीता से चित्तौड़ और खाजा से खिजराबाद। खैराबाद का नाम कब रखा? जब 1308 में अकबर नहीं, ये जो है अलाउद्दीन 1308 में शिवाना को विजिट करेगा जालोर पर आक्रमण करने से पहले। तो शिवाना को विजिट करके उसका नाम रखा खैराबाद। और ये मोमिनाबाद नाम किस में रखा था? ये जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, तो औरंगजेब के मृत्यु के बाद में उसके पुत्रों मुअज्जम और आजम में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष होता है। तो जयपुर के आमेर के सवाई जयसिंह किसका साथ देते हैं? आजम का साथ देते हैं। लेकिन शासक कौन बनता है? मुअज्जम बनता है बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से। यही बहादुर शाह है। अब चूंकि सवाई जयसिंह ने साथ नहीं दिया था बहादुर शाह का, इसलिए वो शासक बनने के बाद में आमेर पे आक्रमण करके सवाई जयसिंह को गद्दी से हटाता है और इनके छोटे भाई विजय सिंह को यहाँ का शासक बना देता है और आमेर का नाम बदल के क्या रख देता है? मोमिनाबाद। राणा हमीर ने चित्तौड़ को मालदेव चौहान के उत्तराधिकारी बनवीर से 1326 को छीन लिया। इसका विवरण मिलता है रणकपुर शिलालेख में, चिरवे शिलालेख में, राज प्रशस्ति में और रायसिंह प्रशस्ति में। तो क्या होगा इसका राइट आंसर जो है? आप सोचिए, रणकपुर वही है पाली में जो रणकपुर के जैन मंदिर हैं, चिरवा शिलालेख उदयपुर का, रायसिंह प्रशस्ति बीकानेर की। अब ये बीकानेर वाली जो है इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, इसमें आपस में क्या लेना देना उसका। लेकिन ये जो 3 ऑप्शन है इनमें से तो कोई ना कोई है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रणकपुर शिलालेख। अब देखिए, इसमें एक चीज और है, हालांकि सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन और जो पिछले सालों में आए हुए क्वेश्चन है उनका संकलन है ये, लेकिन ये जिक्र ये मिलता है कि राणा हमीर ने जब चित्तौड़ के मालदेव चौहान के उत्तराधिकारी बनवीर, इस बनवीर की जगह नाम मिलता है जैसा, इस जैसा को पराजित करके और 1326 में इन्होंने पुनः अधिकार किया। तो बनवीर सही उतना है नहीं जितना ये जैसा सही है। विद्वान झोटिंग भट्ट और धनेश्वर किसके दरबारी कवि थे? झोटिंग भट्ट और धनेश्वर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा राणा लाखा।
राणा लाखा का जो कालक्रम है वो 1382 से 1421 तक रहते हैं। ये वही लाखा हैं जिन्होंने मारवाड़ की राजकुमारी हंसाबाई से विवाह किया था, और हंसाबाई का भाई था रणमल। और चूंकि इनकी उम्र ज़्यादा थी और इनका मन आ गया हंसाबाई पे, तो रणमल ने लाखा से एक शर्त लगा दी कि मेरी बहन से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही मेवाड़ का अगला उत्तराधिकारी बनेगा। और पुत्र कौन बना? मोकल। और किसका पिता है मोकल? राणा कुंभा का पिता है। और इसीलिए लाखा का जो बड़ा पुत्र था, जो पहले से पुत्र था चुंडा, उसने स्वेच्छा से अपने हक का त्याग किया। इसलिए उस चुंडा को मेवाड़ का भीष्म पितामह कहते हैं, जो कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। मेवाड़ का राजस्थान भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? यह है चुंडा को। समिदेश्वर का जीर्णोद्वार करवाया था लाखा, मोकल, कुंभा और सांगा। अब ये देखिए, ये है क्या समिदेश्वर? एक, जब अपने मेवाड़ पढ़ते हैं तो 977 ईस्वी में एक शासक आता है शक्ति कुमार मेवाड़ का। इस शक्ति कुमार के समय मालवा का परमार शासक होता है मुंज। उसने आक्रमण किया था चित्तौड़ पे और चित्तौड़ को विजित किया। अब इसी मुंज का ही वंशज था राजा भोज। राजा भोज जो है ये 1021 से 1031 के मध्य चित्तौड़ के किले में रहता है। और चित्तौड़ के किले में रहते हुए ही इस राजा भोज ने एक मंदिर का निर्माण किया था, त्रिभुवन नारायण शिव मंदिर। इसी त्रिभुवन नारायण शिव मंदिर का जब मोकल शासक बनता है 1421 से 1433, ये कालक्रम है इनका। इस कालक्रम के दौरान मोकल ने इसी मंदिर का जीर्णोद्वार करवाया। अब देखिए बना कब था? 1021 से 1031 के बीच में। तो लगभग कितना समय हो गया? 1100, और ये लगभग 400 साल के आसपास तो हो चुके हैं, 410 साल के आसपास। तो मंदिर भी पुराना हो गया, तो उसका जीर्णोद्वार करवाया, उसको ठीक करवाया, और उसका नाम रख दिया था मोकल ने मोकल का समिदेश्वर मंदिर। ये इस मंदिर का पूरा नाम रख दिया, मोकल का समिदेश्वर मंदिर। तो किसने करवाया? मोकल ने। क्वेश्चन नंबर 33 है, एकलिंग महात्म्य का प्रथम भाग महाराणा कुंभा ने लिखा है, जिसे किस नाम से जाना जाता है? सूर्यवंश, मेवाड़, राजवर्णन और दीपशिलाका। तो देखिए, एकलिंग महात्म्य वैसे पूरा लिखा किसने है? ये राणा कुंभा के दरबारी कवि थे कान्हा व्यास, इन्होंने लिखा था ये। और इस एकलिंग महात्म्य का एक भाग राजवर्णन किसने लिखा था? राणा कुंभा ने। कीर्ति स्तंभ का निर्माण जेता द्वारा करवाया गया, और इसके शिलालेख की रचना किसने की? तो यहां जो इनका तात्पर्य है वो ये पूछना चाहते हैं कि उस पर जो प्रशस्ति रची गई थी उसका रचनाकार कौन था? तो ये है अत्रिपुत्र महेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ के विरुद्ध गुजरात के कुतुबुद्दीन तथा मालवा के महमूद खिलजी के मध्य एक संधि 1456 में हुई, उसे किस नाम से जाना जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राइट आंसर इसका होगा चंपानेर की संधि। क्यों की थी दोनों ने? क्योंकि महमूद खिलजी को 1437 में सारंगपुर के युद्ध में राणा कुंभा पहले ही पराजित कर चुके हैं, और इसने कुंभा पर बार बार आक्रमण किए लेकिन कभी जीत नहीं पाया। तब महमूद खिलजी इस कुतुबुद्दीन के साथ संधि करता है चंपानेर की, और 1457 में कुंभा पर दोनों आक्रमण करते हैं दोनों तरफ से। वो मालवा की तरफ से करेगा और ये गुजरात की तरफ से करेगा, लेकिन राणा कुंभा ने दोनों की सम्मिलित सेनाओं को भी पराजित किया। राणा कुंभा एक अजेय योद्धा माने जाते हैं जो अपने जीवन में कभी कोई युद्ध नहीं हारे। नेक्स्ट है, महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है? संगीत राज, रसिक प्रिया, सूड प्रबंध और एकलिंग महात्म्य। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। संगीत राज, जो कि संगीत ग्रंथों का सिरमौर माना जाता है, मतलब संगीत ग्रंथों का राजा, वो इन्हीं की रचना है। रसिक प्रिया भी इनकी है, सूड प्रबंध भी इन्होंने लिखा। संगीत एक कई और भी हैं, जैसे संगीत मीमांसा, कामराज रतिसार, सुधा वार्तिक, हरि वार्तिक, ये सब इनके हैं। चूंकि एकलिंग महात्म्य का एक भाग ही इन्होंने लिखा, राजवर्णन, तो इसलिए कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में बाकी तो जो किसने लिखा, कान्हा व्यास, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एकलिंग महात्म्य। महाराणा को प्राप्त उपाधियां महाराजा धीराज, राय रायण, राणा रासो, राजगुरु, दानगुरु, हारगुरु, दानगुरु, हालगुरु आदि का पता किस लेख से चलता है? कीर्ति सम प्रशस्ति, रणकपुर, कुमनगर और रायसिंह प्रशस्ति। तो आप सोचिए इसका क्या होगा राइट आंसर। ये किसकी बात कर रहा है? ये उपाधियां राणा कुंभा को प्राप्त थी, तो इसका राइट आंसर है कीर्ति सम प्रशस्ति। रचयिता कौन थे? अत्रि और उनके पुत्र महेश।
इसके अलावा राणा कुंभा की और भी उपाधियां हैं। एक थी अभिनव भट्टाचार्य। अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि क्यों थी? संगीत में ज्ञान के कारण। और भी थी जैसे हिंदू सुरत्राण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्यामल दास की वीर विनोद के अनुसार राजस्थान के 84 दुर्गों में से कितने दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया? 16, 80, 32 और 64। तो राइट आंसर इसका क्या है? 32। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसके निर्देशन में हुआ? किसके निर्देशन में? यह शिल्पी था मंडन। मंडन के निर्देशन में। सुमिलित नहीं है। कान्हा व्यास एकलिंग महात्म्य का रचनाकार, बिल्कुल सही है। मंडन कुंभा का प्रधान शिल्पी, ये भी सही है। सारंग व्यास कुंभा के संगीत गुरु, ये भी सही है। रमाबाई कुंभा की पुत्री, संगीत शास्त्र की ज्ञाता, ये भी सही है। और रणछोड़ भट्ट कुंभाकालीन वास्तुकार, ये गलत हो जाएगा। किसके समय है रणछोड़ भट्ट? तेलंग। पूरा नाम था रणछोड़ भट्ट तेलंग। इन्होंने राज प्रशस्ति की रचना की थी और ये महाराणा राज सिंह के समय। कब की थी इन्होंने वो राज प्रशस्ति की रचना? 1676 में। स्थापत्य पर वास्तु मंजरी ग्रंथ किसने लिखा? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए, वास्तु मंजरी जो ग्रंथ लिखा गया है, ये लिखा गया है नाथा के द्वारा। नाथा है कौन? ये मंडन के भाई हैं। तो नाथा का आपको ग्रंथ ध्यान में रखना है, वास्तु मंजरी। एक मंडन का पुत्र था गोविंद, ये आरएस में क्वेश्चन भी आया हुआ है। गोविंद के द्वारा रचित ग्रंथ कौन से थे? एक तो था कलानिधि और दूसरा था द्वार दीपिका। ये आप ध्यान में रखिएगा। गोविंद ने कौन से ग्रंथ की रचना की थी? कलानिधि, ये आरएस परी 2013 में आया हुआ है। और द्वार दीपिका। याद करने की ट्रिक कैसे है? गोविंद किसका दूसरा नाम है? भगवान कृष्ण का ही दूसरा नाम है। तो आप याद रख सकते हैं कि गोविंद का रंग कैसा था? काला। याद करने के लिए, गोविंद का रंग कैसा था? काला। और भगवान जो कृष्ण थे, उनकी नगरी कौन सी थी? द्वारिका नगरी। तो द्वारिका से द्वार दीपिका, कलानिधि किसकी रचना? गोविंद की। उसके पश्चात है, कौन सा जैन आचार्य कुंभाकालीन नहीं है? तो कुंभा सभी का सम्मान करते थे। इसमें एक रतन परब सूरी ये नहीं था। बाकी सोमचंद्र, भुवन कीर्ति और सोमदेव, ये सब कुंभा के समय के जैन आचार्य थे। अगला क्वेश्चन है, रूप मंडन, कोदंड मंडन, वास्तु मंडन और शाकुन मंडन, ये शंकुन नहीं शाकुन मंडन है, ये सब रचनाएं मंडन की है। तो क्या क्या बताया गया इनमें? तो अब देखिए, जो राजस्थान पुलिस के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है, रूप मंडन जो है ये तो है मूर्तिकला से संबंधित। इसके अलावा कोदंड मंडन जो है, ये सब ग्रंथ हैं, ये है धनुर्विद्या से संबंधित ग्रंथ। वास्तु मंडन जो है ये वास्तुकला से संबंधित है। और शकुन मंडन जो है ये शकुन और अपशकुन को बताने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा कुंभा की हत्या किसने की? तो इनका पुत्र था उदा। तो 1468 में इनके पुत्र उदा ने इनकी, जब ये भगवान की वो कर रहे थे, पूजा कर रहे थे, तो पूजा करते समय इनके पुत्र उदा ने इनकी हत्या कर दी। तो मेवाड़ का पितृहंता किसे कहते हैं? इसी उदा को कहा जाता है मेवाड़ का पितृहंता। उड़ना राजकुमार, उड़ना पृथ्वीराज के नाम से जाना जाता है किसे? पृथ्वीराज चौहान, बिल्कुल गलत। पृथ्वीराज राठौड़, बिल्कुल गलत। यह बीकानेर का था कवि, राय सिंह का भाई और कल्याणमल का पुत्र। पृथ्वीराज राणा, ये साहब के नाम के साथ राणा लगा दिया। राणा सांगा का बड़ा भाई है पृथ्वीराज, तो इसे उड़ना राजकुमार के नाम से जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोसुंडी की बावड़ी का निर्माण करवाया था, यह है कहां पे? चित्तौड़ में है। जैतल देवी, आनंदबाई, श्रृंगार देवी और सहल कंवर। तो राइट आंसर इसका होगा श्रृंगार देवी। या भी श्रृंगार देवी है कौन? ये रायमल की पत्नी है। जो राणा सांगा थे, राणा सांगा के पिता का नाम था रायमल, तो रायमल जी की पत्नी थी श्रृंगार देवी। और किसकी पुत्री थी? मारवाड़ के शासक जो थे राव जोधा, इन जोधा की पुत्री थी श्रृंगार देवी। तो जोधा अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह करते हैं कुंभा के पुत्र रायमल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खातौली का युद्ध राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हराया। राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हराया, बिल्कुल सही है। धौलपुर का युद्ध या बाड़ी का युद्ध भी कहते हैं इसको,
राणा सांगा ने लोधी को हराई, ये दोनों बिल्कुल सही है। गागरोन का 1518, सांगा ने खिलजी सेकंड को हराया, बिल्कुल सही है। खानवा 1527, राणा सांगा ने बाबर को हराई, ये गलत हो गया। राणा सांगा ने नहीं, बाबर ने सांगा को इस युद्ध में पराजित किया, तो इसका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से खानवा के युद्ध में राणा सांगा के पक्ष में कौन नहीं लड़ा था? ये पृथ्वीराज लड़ा है, महमूद लोधी लड़ा है जो कि इब्राहिम लोधी का छोटा भाई है, मारवाड़ का मालदेव है, आमेर का पृथ्वीराज कछुआ है, ये नहीं है कोई। राणा सांगा की पत्नी जिसने गुजरात के बहादुर शाह के चित्तौड़ पर आक्रमण के समय हुमायूं को राखी भेजी थी, वह कौन थी? ताराबाई, कर्पूर देवी, कर्मावती और सहल कंवर। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? रानी कर्मावती। ताराबाई कौन थी? जो सांगा के बड़े भाई थे पृथ्वीराज, जिनको उड़ना राजकुमार कहते थे, उनकी पत्नी थी ताराबाई। ये कौन थी? कर्पूरी देवी। पृथ्वीराज चौहान जो कि अजमेर के चौहान शासक हैं, उनकी माता थी सोमेश्वर की पत्नी। और सहल कंवर कौन है? ये बूंदी की थी हाडी रानी सहल कंवर, जिन्होंने अपने पति रतन सिंह चुंडावत को अपना शीश काट के दे दिया था। आपने सुना होगा, चुंडावत मांगे निशानी, शर काट दियो शतरानी। राज सिंह के समय की घटना है, कभी बताएंगे आपको, राज सिंह वाले चैप्टर में बताई भी है। अहरिया उत्सव बूंदी के समय आपसी विवाद से हाडा सूरजमल ने किसकी हत्या कर दी? तो ये बूंदी में मनाया जाता है और यहाँ का शासक था हाडा सूरजमल। तो किससे विवाद हो गया था उसका? ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, रतन सिंह सेकंड जो राणा सांगा के पुत्र थे और राणा सांगा की मृत्यु के बाद में मेवाड़ के शासक बनते हैं 1528 में। तो इनकी मृत्यु कब हो जाती है? 1531 में। हालांकि इस युद्ध में ये सूरजमल और ये रतन सिंह दोनों ही घायल हो गए थे। रतन सिंह की भी मृत्यु होगी और सूरजमल की भी मृत्यु होगी बाद में। तो रतन सिंह की मृत्यु के बाद में नए महाराणा बनते हैं विक्रमादित्य, जिनके समय गुजरात के बहादुर शाह के आक्रमण होते हैं। और चूंकि आयु कम थी इसलिए शासनभार संभाला था इनकी माता कर्मावती ने। खानवा का युद्ध कब होता है? 15 मार्च 1517, 37, 27 और 15 जून 1615। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 16 मार्च 1527। तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए डेट को लेकर के थोड़ा इसमें कंफ्यूज और विवाद सा ही है। हालांकि जो बड़े बड़े इतिहास ग्रंथ है कईयों में 16 मार्च लिखा गया है, और वैसे जो अपने जो रोज़ बोलचाल की भाषा में या रोज़ अपने पढ़ते हैं या आरपीएससी पूछती है तो वो 17 मार्च माना गया है। तो ये डिपेंड करता है कि एग्ज़ाम में क्या ऑप्शन आता है। वो कभी 16 मार्च और 17 मार्च कभी एक साथ नहीं आएगा। जिस दिन ये दोनों एक साथ आ गए तो समझ लिए वो क्वेश्चन फिर या तो डिलीट होगा या फिर क्या उसमें आगे कोई क्या माना जाता है, क्योंकि दोनों ही अपनी अपनी जगह पूरी तरह सही है। लेकिन नॉर्मल जो चीज़ बताई जाती है वो 17 मार्च ही बताया जाता है, लेकिन इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है इतना आसपास। ये 17 है, ये 37 है, ये 15 है। तो राइट आंसर हो जाएगा 16 मार्च 1527 को। तो मित्रों ये थे 51 क्वेश्चन हो गए, और इसमें मान के चलिए आप मेवाड़ राजवंश में लगभग सभी महत्वपूर्ण शासकों की जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं जिनके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो हमने रिवीजन किया और रिपीट किए उनको। इसके साथ ही और भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपके सामने, अलग अलग राजवंश जो हैं उनके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और उन क्वेश्चनों में इनको एक्सप्लेन भी करेंगे ताकि सारी जानकारी आपको मिल जाए। और मान के चलिए कि आज के जो वीडियो हैं इनमें से क्वेश्चन तो 100% आपको एग्जाम में मिलेंगे। यही है ले दे के इनके आसपास यही घूम के क्वेश्चन आते हैं। और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। 51 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपको आते थे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो आपको लगा कैसा ये भी ज़रूर बताइए ताकि आगे के लिए भविष्य में और वीडियो इस तरह के तैयार कर सकें। तो मित्रों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।